सभी का स्वागत है डीबीटी के नए और एक वीडियो में। नया नहीं है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का कंटिन्यूएशन है ये वीडियो। तो पार्ट 1 में हम लोगों ने देखा सिलेबस के हिसाब से हमने देखा डीएनए रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन, मतलब ए एंड बी में आपको क्या क्या चीज़ें देख के जाना चाहिए उसके बारे में। क्वेश्चन ईजी रहेगा, जैसे कि हर बार मैं बताता हूँ। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है जिन लोगों का गेट अच्छा नहीं गया है, सीएसआर अच्छा नहीं गया है। डीबीटी बहुत एक अच्छा मौका है, आप अच्छे से स्कोर करके कोई भी सीएसआर इंस्टीट्यूट, डीबीटी इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले सकते हैं। तो उस रिगार्डिंग हम लोग बात करेंगे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, पर्टिकुलरली सी एंड डी, उसके बारे में आज हम लोग बात करते हैं। सी में है आपका ट्रांसलेशन, जैसे कि देख सकते हैं सिलेबस में है प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन, सभी चीज़ें हैं। तो आपको ओवरऑल आइडिया होना चाहिए क्या क्या चीज़ें सिलेबस में है, उसके हिसाब से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। ऐसा नहीं है कि पूरा सिलेबस उठा के पूछ ले, सिलेबस में बहुत सारी चीज़ें दिया हुआ है, इजी क्वेश्चन आते हैं, उसके बारे में हम लोग थोड़ा बात करेंगे। जैसे मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसलेशन, अब मैकेनिज्म से ज़्यादातर क्या ही क्वेश्चन बनेंगे अगर पूछ ले, जीटीपी एटीपी का यूज़, एक्टिवेशन कैसे होते हैं, ये छोटे मोटे जो पॉइंट्स हैं हम उसके बारे में बात करेंगे। ट्रांसलेशन इनिबिटर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन है, आप हाईलाइट करके रखिए, मैं अभी आपको चार्ट भी दिखा देता हूँ। ट्रांसलेशन इनिबिटर्स, पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन ट्रैफिकिंग एंड ट्रांसपोर्ट, जो कि ये जो पार्ट है प्रोटीन ट्रैफिकिंग एंड ट्रांसपोर्ट सेल बायोलॉजी वाला पार्ट है, तो इसमें ये सेलुलर प्रोसेस के अंदर ही सिलेबस है, तो ऑब्वियसली ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्शन है। रैन-जीटीपी कहाँ पे काम करते हैं, न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल क्या क्या है, इसके बारे में भी आराम से आप पढ़ सकते हैं सेल बायोलॉजी में, मैं एक वीडियो में बता भी दूंगा। अपार्ट फ्रॉम दैट कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन लेवल, चाहे आप प्रोकैरियोटिक की बात करें, लैकोपेरॉन एक फेवरेट एरिया माना जाता है। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मैंने रखा है, उतना डिफिकल्ट क्वेश्चन कभी बना नहीं लैकोपेरॉन एराबिनोसोपेरॉन से, सो बहुत बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन ही पूछा जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट टेक्निक वाला पार्ट, इसके साथ मैं जो आपको करूँगा सिलेबस सेलुलर प्रोसेस मतलब मॉलिक्यूलर बायोलॉजी रिलेटेड जो टेक्निक्स हैं, सो ई सेक्शन में हम बात करेंगे मॉल बायो रिलेटेड टेक्निक के बारे में, मॉल बायो टेक्निक के बारे में। इसमें क्या होगा, आपका डीएनए बेस्ड जो जितने भी टेक्निक्स हैं, जैसे सेंगर सीक्वेंसिंग काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे कि मैं देख रहा था। सेंगर सीक्वेंसिंग बहुत आसान चीज़ है, उसमें वही कि बताओ जो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए स्ट्रैंड है उसका सीक्वेंस क्या होगा। ये जो पोर्शन है इसको भी हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो बने रहिए, एक एक पॉइंट से डिस्कस करूँगा, उसके साथ साथ आपको बताते जाऊँगा क्या क्या चीज़ें देखना है आपको। सो आज हम शुरू करते हैं ट्रांसलेशन से। सो ट्रांसलेशन में प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन। पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको देखना पड़ेगा, जैसे हमेशा मैं ट्रांसलेशन क्लास शुरू होने से पहले बताता हूँ, जेनेटिक कोड के बारे में। अब ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ जेनेटिक कोड, जैसे ये जो लेलिंजर का बुक है, मैं आपको यहाँ से 2-4 पॉइंट बता देता हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से ही आप ध्यान रखिए कि ये जो पोर्शन मैं बता रहा हूँ आप कोशिश कीजिए एज इट इज़, अगर क्वेश्चन बनेगा तो एज इट इज़ ही पूछा जाएगा। जैसे आप अगर प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखें कोडॉन के, जेनेटिक कोडॉन के, और उसके जो चार्ट्स, इंपॉर्टेंट चार्ट्स हैं मैं बता देता हूँ। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, डीजेनरेसी ऑफ जेनेटिक कोड। डीजेनरेसी का मतलब यही होता है जैसे मोर देन 1 कोडॉन्स रहते हैं पर्टिकुलर एक अमीनो एसिड के लिए, जैसे देख सकते हैं सेरीन के लिए 6, ल्यूसिन के लिए 6। अब यहाँ से आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्या, क्रिटिकल आइसोल्यूसिन के लिए 3, और सबसे ज़्यादा किसका, सेरीन, ल्यूसिन एंड आर्जिनिन का। उसके बाद 4-2 ऐसे होता है, मिथियोनिन का 1, ट्रिप्टोफैन का 1। ये जैम में भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, भाई मिथियोनिन नंबर ऑफ कोडॉन्स क्या है, एक ही है, ट्रिप्टोफैन के लिए एक ही है। सो डीजेनरेसी ऑफ द कोडॉन जेनेटिक कोड। अच्छा, और यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ के बारे में शायद मैंने यहाँ पे बात कर लिया, एक बार आपको यहाँ से भी मैं बता देता हूँ। तो जेनेटिक कोड का जो प्रॉपर्टीज़ है, पहला इंपॉर्टेंट, डीजेनरेसी का मतलब मैंने आपको बता दिया है, लीनियर होता है, ये सब एक बार देख लीजिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेनेटिक कोड। एज इट इज़ आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन सा पॉइंट याद है, जैसे अनएम्बिग्यूअस है ना, मेकिंग द कोड नियरली अनएम्बिग्यूअस, इसका मतलब विथ सेवर ईच ग्रुप ऑफ द 3 न्यूक्लियोटाइड कॉल्ड कोडॉन इज स्पेसिफिक टू 1 अमीनो एसिड। अब अनएम्बिग्यूटी का मतलब ये है कि स्पेसिफिकेशन है, एक ही अमीनो एसिड के लिए कोड किया जाएगा। उसके साथ साथ इट इज़ ट्रिपलेट इन नेचर, क्या होता है, ट्रिपलेट इन नेचर होता है, एंड दिस इज द केस फॉर 18 ऑफ द 20 अमीनो एसिड। और डीजेनरेट मीनिंग दैट ए गिवन अमीनो एसिड कैन बी स्पेसिफाइड मोर देन 1 ट्रिपलेट कोडॉन। आपको चार्ट मैंने बता दिया है, स्टॉप कोडॉन यूए, यूजीए, यूएजी, बस हो गया आपका यहाँ पे।
नॉन ओवरलैपिंग टाइप होता है। आफ्टर ट्रांसलेशन कमेंट्स एनी सिंगल राइबोन्यूक्लियोटाइड विद इन mRNA इज अ पार्ट ऑफ ओनली वन ट्रिपलेट, जिसको रीडिंग फ्रेम्स जनरली बोला जाता है। यूनिवर्सल होता है। यहाँ पे भी एक चीज़ मैं दिखा देता हूँ आपको, यूनिवर्सल टेबल अगर कोडॉन चार्ट अगर देखें, कुछ कुछ जगह पे थोड़ा बहुत चेंजेस आते हैं। जैसे ये रहा, ये माइटोकॉन्ड्रिया नॉन वेरिएंट कोडॉन असाइनमेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे जो नॉर्मली पाया जाता है उसका, जैसे यूजीए स्टॉप कोडॉन है, पर माइटोकॉन्ड्रिया के केस में ये जैसे यूजीए एनिमल के केस में वर्टिब्रेट में ये ट्रिप्टोफैन के लिए कोड करता है, ड्रोसोफिला ट्रिप्टोफैन। AUA आइसोल्यूशन के लिए नॉर्मल कोडॉन असाइनमेंट है माइटोकॉन्ड्रिया के केस में। सो दिस इज सम कैरेक्टरिस्टिक्स जो आपको ध्यान एक बार देख सकते हैं, उतना मैं बोलूँगा नहीं, बार बार पूछा जाता है, सो इट्स फाइन। अच्छा, इसके बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है उबल हाइपोथेसिस। स्टैंडर्ड जेनेटिक कोड चार्ट मैंने बता दिया। उबल हाइपोथेसिस क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक क्वेश्चन जो सपोज एक क्वेश्चन टाइप एनालिटिकल अगर आप कहे उसको, पर एनालिटिकल है नहीं, एक उबल हाइपोथेसिस बेस्ड कंसेप्ट ही पूछा जाता है। जैसे उबल हाइपोथेसिस ये कहता है कि एक लाइन में अगर आप समझने की कोशिश कीजिए, ये देखिए, द उबल और द थर्ड पेयर कंट्रीब्यूट्स, यहाँ पे जैसे यहाँ पे लिखा है, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, क्लासेस में मैं यहीं से पढ़ाता हूँ। सो द उबल और द थर्ड बेस ऑफ द कोडॉन कंट्रीब्यूट्स टू द स्पेसिफिसिटी, बट बिकॉज इट पेयर्स ओनली लूजली विथ इट्स कॉरस्पॉन्डिंग बेस in the anti-codon, it permits rapid dissociation of the tRNA from its codon during protein synthesis. Ubbel hypothesis क्या कहता है? It says that the third base of the codon contributes to the specificity. इसका मतलब क्या है? जैसे आप अगर थोड़ा बहुत ये देखिए इनोसिन, हाँ ये ये भी एक क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग टाइप पर पूछा जा सकता है। अगर एंटीकोडॉन में इनोसिन है, इनोसिन इज अ डेरिवेटिव, आप देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर में मैं दिखा देता हूँ, कुछ मॉडिफाइड बेसिस में आता है। इट कैन पेयर विथ एडिनिन, यूरासिल एंड साइटोसिन। मैच द फॉलोइंग में बहुत आसानी से क्वेश्चन पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, एक बार स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। जैसे साइटोसिन तो ग्वानिन को ही रिकॉग्नाइज करेगा, पर यूरासिल एडिनिन को भी रिकॉग्नाइज कर सकता है, ग्वानिन को भी कर सकता है, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरासिल दोनों को। सो हाउ द उबल बेस ऑफ द एंटीकोडॉन डिटरमाइंस नंबर ऑफ कोडॉन एट tRNA कैन रिकॉग्नाइज। सो अगर और अच्छे से रिफाइन करना चाहते हैं, ये पॉइंट्स जो हैं लेनिंजर का पेज नंबर 1110 इससे आप एक बार देख लीजिए। सो अगर एंटीकोडॉन मिनोसिन है, इट कैन पेयर विथ एडिनिन, इट कैन पेयर विथ यूरासिल, इट कैन पेयर विथ साइटोसिल। सो कोडॉन एंटीकोडॉन किस में रहेगा? tRNA में रहेगा। कोडॉन mRNA में रहेगा, एंटीकोडॉन tRNA में रहेगा। अच्छा, मैं क्यों बता रहा हूँ इसमें, ये जो पार्ट इंपॉर्टेंट है, देखिए इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे यहाँ पे पूछा गया है द कॉन्सिक्वेंस ऑफ DNA बेस, सो द कॉन्सिक्वेंस ऑफ DNA बेस चेंज इन ए म्यूटेशन आर मैक्सिमम इफ द बेस चेंज इज लोकेटेड इन द। अब ये जो सवाल है आप देख सकते हैं किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था। उससे पहले आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो आपका उबल हाइपोथेसिस है, उबल हाइपोथेसिस क्या कहता है, जो अल्टरनेट ईयर में जैसे अगर आप देखेंगे और एक दो शायद इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था, जैसे DBT 2022 में क्या पूछा गया है? DBT 2022 में पूछा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ म्यूटेशन कैन लीड टू ए मेजर चेंज इन द एनकोडेड प्रोटीन। कोडॉन ऑप्टिमाइजेशन, सेम जेनेटिक कोड के प्रॉपर्टीज़ के ऊपर दो चार जो सवाल है वो पूछा जाता है। तो एक एक सवाल एक बार देख लेते हैं, एटलीस्ट आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या क्या चीज़ें हैं और क्या आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सो यहाँ पे जो पहला सवाल है पूछा गया है कि द कॉन्सिक्वेंस ऑफ ए DNA बेस चेंज। सो द कॉन्सिक्वेंस ऑफ DNA बेस चेंज इन ए म्यूटेशन आर मैक्सिमम। सो पहला ऑप्शन है फर्स्ट और सेकंड पोजीशन ऑफ ए कोडॉन, बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो उबल हाइपोथेसिस है, पहले का जो दो कोडॉन एंटीकोडॉन इंटरेक्शन है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्पेसिफिसिटी। पूरा एज इट इज़ अगर थोड़ा इससे बुक से पढ़ के जाएंगे तो क्वेश्चन करना, टैकल करना इतना मुश्किल नहीं होगा आपके लिए। So the ubbel or the third base pair codon attributes the specificity, but because it pairs loosely with its corresponding bases in the anticodon, it permits rapid dissociation of its codon during protein synthesis. इसका मतलब पहला जो दो बेस है, when an amino acid is specified by several different codon, the codon that differs in the either of the first two base require different tRNA. So obviously ये जो एंटीकोडॉन और कोडॉन होगा थर्ड बेस, so the ubbel or the third base of the codon contribute to the specificity. क्वेश्चन क्या पूछा गया था? क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था द कॉन्सिक्वेंस ऑफ DNA बेस चेंज इन ए म्यूटेशन। आप कंफ्यूज मत हो जाइए, स्पेसिफिसिटी थर्ड बेस प्रोवाइड करेगा, पर पहला बेस है ऑब्वियसली जो बॉन्डिंग होता है, पहले जो दो बेसिस का जो बॉन्डिंग होता है
that is strong bonding. So the first two bases of mRNA codon always form strong Watson-Crick base pair with the corresponding bases of the tRNA anticodon and confer most of the coding specificity. So 4 पॉइंट है, पहला, दूसरा यहाँ पे देख सकते हैं 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में एंटीकोडन कोडन के बारे में ही बताया गया है, तीसरा और चौथा। ध्यान रखिए जेनेटिक कोड का प्रॉपर्टी यहाँ पे जैसे मैंने हाईलाइट भी किया है, प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक कोड में क्या क्या है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया है। यहाँ पे मैं उबल हाइपोथेसिस भी बता देता हूँ। उबल हाइपोथेसिस एक बार आपको काम क्या करना है, लेनिंजर का पेज था सब 1011 ऐसे था ना, ये पेज नंबर पढ़ के जाना है। 4 पॉइंट्स हैं, 4 पॉइंट में आपने कंसेप्ट समझ गया। यहाँ पे ऐसे भी पूछ सकता है इनोसिन किसके साथ पेयर कर सकता है, इट कैन पेयर विथ डायरेक्टली, इनोसिन कैन पेयर विथ एडेनिन, यूरासिल एंड साइटोसिन, इट कैन पेयर विथ एडेनिन, यूरासिल एंड साइटोसिन। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आई होप क्लियर हुआ होगा आपका पॉइंट। तो जैसे एक सवाल 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था, सो उसके साथ साथ आप देखिए डीबीटी 2022 में क्वेश्चन नंबर डीबीटी 2022 में जो पूछा गया था, बताया गया है which of the following type of mutation can lead to major changes in the encoded protein. Major changes in the encoded protein ऑप्शन पढ़ते हैं, insertion of a single nucleotide near the end of the coding sequence, इससे बहुत ज़्यादा चेंजेस तो होगा नहीं। अच्छा एक बार देख लेता हूँ क्या क्या है। Removal of the single nucleotide from the beginning of the coding sequence, deleting of the 3 consecutive nucleotide of a codon in the middle of the coding sequence, and deletion of 4 consecutive nucleotide from the in the middle of the coding sequence. अच्छा 4 न्यूक्लियोटाइड, आप सपोज मान लीजिए म्यूटेशन लीड टू मेजर चेंजेस इन द एनकोडेड प्रोटीन। आप एक एक करके ऑप्शन पकड़ते हैं। इंसर्शन ऑफ ए सिंगल न्यूक्लियोटाइड नियर द एंड ऑफ ए कोडिंग सीक्वेंस, सपोज मैं मान लूँ ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में आपका ट्रांसलेशन हो रहा है, ये mRNA है, इसका ये कोडॉन होगा ना, mRNA के ऊपर आपका रहता है कोडॉन। अब ये जो कोडॉन है एंटीकोडॉन रिकॉग्नाइज करेगा tRNA का, एंटीकोडॉन रिकॉग्नाइज करेगा। अब यहाँ पे पूछा गया है एकदम एंड ऑफ द कोडिंग सीक्वेंस में मैंने उसको सिंगल न्यूक्लियोटाइड को चेंज कर दिया, क्या बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट चेंज होगा? बिल्कुल नहीं। सपोज एक पॉइंट म्यूटेशन हो गया, अगर बहुत सीवियर पॉइंट म्यूटेशन दैट इज़ नॉट एट द क्वेश्चन। यहाँ पे बताओ इनकोडेड प्रोटीन में क्या चेंजेस होगा। सो सिंगल म्यूटेशन से ज़्यादा कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। दूसरा, रिमूवल ऑफ सिंगल न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द कोडिंग सीक्वेंस। आप जैसे देखिए मैं अगर कहूँ AUG मिथ्योनिन के लिए कोड करता है, सो ये स्टार्ट कोडॉन कहलाया जाता है। आप सोचिए थोड़ा, अब अगर थोड़ा क्लोनिंग बोलिंग कर लैब में एक्सपोजर आपका है तो आपको आइडिया लगेगा कि रीडिंग फ्रेम कितना इंपॉर्टेंट होता है। सो सपोज मैं सिंगल न्यूक्लियोटाइड म्यूटेशन कर दिया, अगर आप ये भी एक बार देखिए कि रीडिंग फ्रेम क्या होता है, ओवरलैपिंग एंड नॉन ओवरलैपिंग रीडिंग फ्रेम्स क्या होता है। सो अगर आप देखिए ये है, जैसे देखिए कि रीडिंग फ्रेम 1 है, ये रीडिंग फ्रेम 2 है, ये रीडिंग फ्रेम 3 है। सो टर्मिनेशन कोडॉन लाइट रेड का UAA है ना। अब जैसे देखिए मैं अगर एक सपोज मैंने पढ़ना चालू किया GUA, यहाँ से मैं G को छोड़ के UA से अगर चालू करूँ, पहले ही स्टॉप कोडॉन आ गया। सो रीडिंग फ्रेम चेंज होगा तो क्या होगा, ऑब्वियसली प्रोटीन का जो सीक्वेंस है दैट विल बी चेंज, प्रोटीन का सीक्वेंस चेंज होगा, बीच में स्टॉप कोडॉन आ सकता है, प्रोटीन ट्रांकेट हो सकता है, तो बीच में रोक सकता है। यहाँ से आपको जो ध्यान रखना पड़ेगा, सो रिमूवल ऑफ सिंगल न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द कोडिंग सीक्वेंस, दिस ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट, क्योंकि आप सामने से अगर हटा देंगे देयर विल बी अ प्रॉब्लम, सामने से अगर हटा देंगे सो देयर विल बी अ कॉन्सिक्वेंस प्रॉब्लम। यहाँ पे ये ऑप्शन बी ऑप्शन कहाँ पे है देखिए, तो बी है यहाँ पे, बी है यहाँ पे, तो ये और ये कट गया। दूसरा, डिलीशन ऑफ 3 कॉन्सिक्यूटिव न्यूक्लियोटाइड ऑफ ए कोडॉन इन द मिडिल ऑफ द कोडिंग सीक्वेंस, ये भी कॉन्सिक्वेंस है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होगा, पर सेम डिलीशन ऑफ 4 कॉन्सिक्यूटिव न्यूक्लियोटाइड कर देंगे, रीडिंग फ्रेम चेंज हो जाएगा। कैसे? मैं अगर यहाँ पे आपको दिखाऊँ, मैं अगर ये 4 न्यूक्लियोटाइड को, सपोज ये 4 न्यूक्लियोटाइड को मैं पहले से हटा दूँ, देखिए मैं ये 3 को हटाया, 1 को भी हटा दिया, अब जैसे रीडिंग फ्रेम पूरा फिर से चेंज हो जाएगा। मैं अगर 3 को हटा दूँ तो यहाँ पे सपोज प्रोटीन रुक जाएगा बीच में, या म्यूटेशन इनकॉर्पोरेट हो जाएगा, समझ रहे हैं ना, पॉइंट म्यूटेशन हो गया, मतलब ये पार्ट डिलीट हो गया, ये अमीनो एसिड इनकॉर्पोरेट नहीं होगा। पर अगर रीडिंग फ्रेम चेंज हो जाए, सो इफ रीडिंग फ्रेम चेंजेस, क्या ध्यान रखना पड़ेगा, रीडिंग फ्रेम, इफ द रीडिंग फ्रेम चेंजेस देन देयर विल बी अ सीवियर कॉन्सिक्वेंस। ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट आंसर। थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी आप मान सकते हैं, बाकी भी बहुत सारा इफेक्ट हो सकता है, तो ये एक बहुत ध्यान रखने वाली चीज़ है, जेनेटिक कोड के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए।
उसके साथ साथ दूसरा लास्ट पॉइंट है कोडॉन ऑप्टिमाइजेशन इज एसेंशियल टू। ये 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है, आईएससी में मुझे ये इंटरव्यू में भी सवाल पूछा गया था कि कोडॉन ऑप्टिमाइजेशन क्यों चाहिए। अब अगर थोड़ा प्रोटीन बायोलॉजी आपको थोड़ा आता है या जैसे प्रोटीन के ऊपर जो लोग काम करते हैं, कोडॉन ऑप्टिमाइजेशन एक एसेंशियल चीज़ है। सपोज हेटेरोलोगस जीन एक्सप्रेशन, मतलब आप कोई मैमेलियन प्रोटीन सपोज मान लीजिए BCL2 एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन BCL2 को इकोलाई में एक्सप्रेस करना चाहते हैं। अब इकोलाई का जो कोडॉन यूजेस है, मतलब कोडॉन बायसनेस इसको बोला जाता है। एक टर्मिनोलॉजी क्या मैंने बताया, कोडॉन बायसनेस, कोडॉन बायसनेस, बायसनेस। इससे क्या होता है, सपोज इकोलाई में ये जो ह्यूमन प्रोटीन है, ये हेटेरोलोगस जीन एक्सप्रेशन, मैं इसको एक्सप्रेस करना चाहता हूँ। तो इकोलाई क्या करेगा, सपोज ऐसे भी हो सकता है। तो अब प्रोटीन बनाने के लिए ऑब्वियसली न्यूक्लियोटाइड अब प्लाज्मिड डालेंगे इकोलाई के अंदर, सो ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं जनरली, सो ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। अब ये जो प्लाज्मिड है, ये जो प्लाज्मिड है, इसके ऊपर जो सीक्वेंस सपोज मान लीजिए अपार्ट फ्रॉम मिथियोनिन, जैसे बाकी जो वैलिन के लिए आप कोई भी कोडॉन उठा लीजिए। सो सपोज एक कोडॉन है, यहाँ पे अगर कोडॉन चार्ट मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पे जो कोडॉन चार्ट आपको दिखाऊँ, जैसे ल्यूसीन के लिए कितने सारे कोडॉन्स हैं, है ना। ल्यूसीन के लिए UUA है, UUG है, CUU है, CUC है। अब सपोज मान लीजिए इकोलाई CUC को यूज़ करता है, कोडॉन बायसनेस, मतलब मैं CUC से ही ल्यूसीन बनाऊंगा और मैंने उसको दे दिया UUG। सो मोस्ट प्रोबेबली वो प्रोटीन एक्सप्रेस नहीं होता इसी की वजह से। किसके वजह से, क्योंकि देयर इज़ अ टर्मिनोलॉजी नोन एज कोडॉन बायसनेस, कोडॉन बायसनेस। तो हम लोग क्या करते हैं, इकोलाई का जो प्रेफरेंस है उसके हिसाब से हम कोडॉन को ऑप्टिमाइज कर देते हैं। जैसे ये जो सपोज मुझे इकोलाई CUC बनाता है, या सपोज मान लीजिए UAA है, UAG है, UAG इकोलाई का कोडॉन प्रेफरेंस है, तो A को मैं G कर दूंगा। दिस इज नोन एज, ताकि जो प्रोटीन है प्रोटीन लेवल पे चेंजेस ना हो, समझ रहे हैं ना। कोडॉन ऑप्टिमाइजेशन का मतलब होता है जब प्रोटीन लेवल पे जो सीक्वेंस होगा, प्रोटीन लेवल सीक्वेंस will be the same, but the nucleotide sequence will be changed based on organism कोडॉन प्रेफरेंस। ठीक, ये रहा आपका कॉन्सेप्ट। ये क्यों किया जाता है, ये मैक्सिमाइज द प्रोटीन यील्ड इन हेटेरोलोगस सोर्स। इसको जैसे मैंने बोला हेटेरोलोगस प्रोटीन एक्सप्रेशन बोलते हैं। भाई मेरा प्रोटीन है नहीं, मैं क्यों बनाऊंगा, इकोलाई बोलेगा ना ये तो मेरा प्रोटीन है ही नहीं, मैं क्यों बनाऊंगा। सो दिस इज हेटेरोलोगस एक्सप्रेशन। इकोलाई एज ए सिस्टम हम यूज़ करते हैं ना, बैक्टीरियल एक्सप्रेशन सिस्टम, भर के प्रोटीन आते हैं। तो इसके पीछे हमारा कारण है कि दिस इज कोडॉन बायसनेस एंड दिस इज हेटेरोलोगस प्रोटीन एक्सप्रेशन सिस्टम। बस मैक्सिमाइज द प्रोटीन यील्ड ऑफ द हेटेरोलोगस होस्ट। DBT 2025 में कोडॉन बायसनेस के ऊपर क्वेश्चन बनना है तो बन जाएगा। ये 2023 में पूछा है, 25 में इस तरह का एक क्वेश्चन पूछ लेगा। सो दैट इज़ ऑल फॉर ये। देखिए कितना सुंदर क्वेश्चन पूछा है, जेनेटिक कोड के प्रॉपर्टीज़ एंड उबल हाइपोथेसिस इसके बारे में। ट्रांसलेशन में ज़्यादा क्वेश्चन था ही नहीं। अब लगभग मैं 5-10 साल का क्वेश्चन थोड़ा सर्च कर रहा था, उसमें मुझे ज़्यादा क्वेश्चन मिला भी नहीं। अब यहाँ पे भी जैसे देखिए, इफ द कोडॉन फॉर ट्रांसलेशन ऑफ ए mRNA टू ए प्रोटीन वर 4 letters long instead of 3, what would be the maximum number of a hypothetical amino acid that could uniquely be recognized by the tRNA। अब यहाँ पे आप क्वेश्चन स्टॉप मत कीजिए। यहाँ पे बोले भाई 4 लेटर पूछा गया, तो आप 4x4 मतलब 4x4 कर देंगे 256, 256 हो जाएगा। मतलब 4 लेटर, मतलब मान लीजिए सपोज AUG के वजह से AUG मिथियोनिन के लिए कोड करता है, ऐसे सपोज मान लीजिए C से कोड होता है, तो ये 4 हो गया। तो 4 सपोज प्रोबेबिलिटी लगाएंगे, 4 पोजीशन है, 4x4, तो टोटल 256। अब क्वेश्चन हमेशा जैसे मैं बताता हूँ यहाँ पे आके आपका ख़त्म होता है। सो ध्यान रखा कीजिए कि क्वेश्चन पूरा पढ़िए। एज्यूमिंग ओनली 1 कोडॉन एज ए स्टॉप कोडॉन, तो आपको स्टॉप कोडॉन को हटाना है। तो कितने आपका अमीनो एसिड बनेंगे, 255, 256। ऑप्शन में भी नहीं है तो आप बोलेंगे कि भाई ऑप्शन में भी नहीं है, कहाँ से क्या होगा। तो दिस विल बी दियर आंसर। ठीक है, फाइन। तो आपका आंसर हो गया 255। ठीक, सो इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। सो पहला जो आपको मैंने बताया है उबल हाइपोथेसिस, पेज नंबर 1110, सो लिंजर से पढ़ लीजिए। उसके साथ साथ थोड़ा बहुत अगर
एनालिटिकल टाइप बबल हाइपोथेसिस से पूछ ले, उससे बाहर जनरली क्वेश्चन नहीं जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर जेनेटिक कोड। स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए राइबोसोम अलग से कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं एक बार फिर भी दिखा देता हूँ। प्रोकैरियोटिक या जैसे मान लीजिए यहाँ जैसे ट्रांसलेशन में आपको कुछ और पॉइंट्स मैं दिखा देता हूँ। राइबोसोम में आपको क्या ध्यान रखना है, राइबोसोम का जो सब यूनिट्स हैं, जैसे राइबोसोम के जो सब यूनिट्स हैं, ये भी वाटसन से लिया गया फिगर है। 48-68 सब यूनिट। ऑब्वियसली प्रोकैरियोट यूकैरियोट में डिफरेंट आरआरएनए पाए जाते हैं। कौन कौन सा आरआरएनए? 5S आरआरएनए बोथ प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट में पाया जाता है। 16S आरआरएनए सीक्वेंसिंग माइक्रोबायोलॉजी में आपने पढ़ा होगा। सिग्नेचर सीक्वेंस बैक्टीरियल क्लासिफिकेशन में मदद करते हैं। दैट इज़ ऑल आपका आरएनए के बारे में। अगर टीआरएनए के बारे में थोड़ा बहुत पूछा गया तो ये है टीआरएनए। अमीनो एसिड एक्सेप्टर आर्म किसको बोला जाता है? ये 3 प्राइम एंड में रहता है। एंड उसके साथ साथ ये एंटीकोडोन रहता है। ये कोडोन नहीं, बिल्कुल गलती मत कीजिए, कोडोन एंटीकोडोन में अलग अलग दोनों डिफरेंट थिंग्स हैं। टी-साइसी आर्म और डीआर डाइहाइड्रोयूरिडीन आर्म। कुछ एडिशनल बेसिस के बारे में बता रहा था, तो ये रहा आपका इनोसिन, आपने जो देखा कोडोन एंटीकोडोन इंटरेक्शन में उबल हाइपोथेसिस में। यूरासिल डेरिवेटिव सीरोयूरिडीन किससे बनता है? दिस आर फॉर यूरासिल डेरिवेटिव। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि भाई बताओ सीरोयूरिडीन, नाम में ही है सीडो यूरिडीन डाइहाइड्रोयूरिडीन, ठीक है। इनोसिन इज एडिनिन डेरिवेटिव। बस ये थोड़ा ध्यान रखा कीजिए। बाकी दैट्स ऑल फॉर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का ये पार्ट, राइबोसोम का ये हो गया। अब आता है आपका कोजैक सीक्वेंस एंड साइल्डालगानो सीक्वेंस। एक क्वेश्चन देखा गया था तो मैं रख दिया। क्वेश्चन यहाँ पे ये था कि बताओ जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम बाइंड्स टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? कोजैक सीक्वेंस, ओरी सीक्वेंस, प्रोमोटर सीक्वेंस, साइल्डालगानो सीक्वेंस। आप जब ये ट्रांसलेशन पढ़ना चालू करेंगे, पहला एक बार मैं दिखा देता हूँ। दो ही हैं, दो ही नाम है, दो ही नाम ध्यान रखना है। अच्छा, चार्जिंग वाला कंसेप्ट में, चार्जिंग में क्या यूज़ होता है? एटीपी यूज़ होता है। जैसे देख सकते हैं अमीनो एसिड को पहले चार्जिंग किया जाता है, इन द सेंस एक्टिवेटेड अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेसिस, उसके बाद एक अमीनो एसिड को पकड़ के लगाते हैं। जैसे मिथियोनिन अमीनो एसिड टीआरएनए, जो भी अमीनो एसिड को चार्ज करेगा, दैट इज बेस्ड ऑन दैट। सो दिस इज द होल स्ट्रक्चर ऑफ जनरल स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड टीआरएनए। अच्छा, जो मैं बता रहा था, यहाँ पे भी एक चीज़ ध्यान रखिए कि जो इनिशियल अमीनो एसिड है AUG, दैट इज फॉर्माइलेटेड 10 फॉर्माइल टेट्राहाइड्रोफोलेट, ट्रांसफॉर्माइलेज जो है टेट्राहाइड्रोफोलेट, ये क्या होगा आपका मिथियोनिन फॉर्माइल ग्रुप अटैच होता है। तो कहाँ से आता है फॉर्माइल ग्रुप? ट्रांसफॉर्माइलेज, ये ध्यान रखिए। जैसे मिथियोनिन टेट्राहाइड्रोफोलेट 10 फॉर्माइल टेट्राहाइड्रोफोलेट से टेट्राहाइड्रोफोलेट बनता है, और ये फॉर्माइल ग्रुप CHO एल्डिहाइड है, इसको अटैच कर देता है। सो सोर्स क्या है? 10 फॉर्माइल टेट्राहाइड्रोफोलेट से फॉर्माइल ग्रुप अटैच होता है। अब जैसे मैं बता रहा था कि प्रोकैरियोटिक के केस में साइल्डालगानो सीक्वेंस और यूकैरियोटिक के केस में कोजैक सीक्वेंस, मार्लिन कोजैक के साइंटिस्ट के नेम के ऊपर कोजैक सीक्वेंस। सो यही थोड़ा आपको बताना था कि भाई बताओ प्रोकैरियोटिक राइबोसोम, साइल्डालगानो सीक्वेंस, कोजैक सीक्वेंस फॉर यूकैरियोट्स, ठीक। अब आइए उसके बाद ट्रांसलेशन ओवरव्यू, आपको पता है कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। इनिबिटर्स ऑफ ट्रांसलेशन, इनिबिटर्स ऑफ ट्रांसलेशन कहाँ से देखना है? मैं आपको गेट के टाइम में भी बताया था, बहुत बार रिपीटेडली बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको ऑब्वियसली ये छोड़ के नहीं जाना है। योर ट्रांसलेशन इनिबिटर, वाटसन में जो चार्ट है ऑब्वियसली आप उसी को फॉलो कीजिए, मैं रिकमेंड करूँगा। ये रहा जो चार्ट, ये रहा आपके पास, ये चार्ट फॉलो कीजिए, आपका आधे से ज़्यादा काम बन जाएगा। कोई भी एग्ज़ाम देने जाइए, मैं भी देख के जाता था, आप भी देख के जाइए। ये वाला जो चार्ट है, ये बहुत बार मैंने हाईलाइट किया है, जैसे हाईलाइटेड है उसी को याद रखने की कोशिश कीजिए। बहुत सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ पे बताया कि प्यूरोमाइसिन बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। क्लोराम्फेनिकल 50S को इनिबिट करता है, टेट्रासाइक्लिन 30S को इनिबिट करता है, ये साइड ऑफ द 30S सब यूनिट। प्यूरोमाइसिन पेप्टाइड ट्रांसफरेंस सेंटर ऑफ लार्ज राइबोसोमल सब यूनिट। और उसके साथ साथ आपका राइसिन अल्फा सार्सिन, इट कैन इनिबिट बोथ प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट, एंड प्यूरोमाइसिन एक ऐसा है जो प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट दोनों को करता है। सो राइसिन अल्फा सार्सिन, डिप्थेरिया यूकैरियोटिक स्पेसिफिक डिप्थेरिया एंड साइक्लोहेक्सामाइड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके साथ साथ ये कॉन्सिक्वेंस भी देख के रखिए कि क्या होता है, मैकेनिज्म भी क्या है। तो मैकेनिज्म के लिए पार्ट अच्छे से पेज नंबर कौन सा, पेज 552, गेट, CSR, DBT, ICMR, जो भी एग्ज़ाम होगा आपको ये चीज़ देख के जाना चाहिए। तो ये पार्ट मैंने हाईलाइट कर दिया है, सुपर इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल द एग्ज़ाम।
inhibitors of translation. Last part of the translation, post translation modification and its type. पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन पढ़ने के लिए आपको अमीनो एसिड वाला पार्ट में जाना पड़ेगा. कहाँ पे? अमीनो एसिड वाला पार्ट में इट इज़ योर प्रोटीन फंक्शन. इसमें आपको जो पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन लिनिंजर, इसमें आपको बहुत अच्छे से पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन के बारे में दिया है. ग्लाइकोसाइलेशन जैसे एंटीबॉडी में होता है, शायद ऊपर है क्या, दैट इज़ प्रोटीन 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर. पर मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे. ठीक, पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन क्वाइट इंपॉर्टेंट पोर्शन. जैसे फॉस्फोरिलेशन कौन कौन से अमीनो एसिड में होता है? सभी लोग बोलेंगे सेरीन टायरोसिन. जैसे अपार्ट फ्रॉम दैट एस्पार्टेट, इस सब में भी होता है. मैं आपको एक बार, शायद इसमें नहीं होगा पर मैं दिखा देता हूँ. पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स और अमीनो एसिड्स. सो अपार्ट फ्रॉम दैट ट्रांसलेशन में और ज़्यादा मेहनत नहीं करना है. आप आगे बढ़ सकते हैं आराम से, दूसरी चीज़ों के ऊपर फोकस कर सकते हैं. ठीक है. और बायोकेमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी सभी को रिलेटेड हैं. तो सभी को मैं मतलब टैली करके पढ़ते रहिए तो आपको आसानी रहेगा. ऐसा नहीं है कि अलग से आपको दिन देना पड़े कि भाई मैं आज मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ूंगा, आज ये पढ़ूंगा. ऐसा नहीं है. इट्स ऑल को रिलेटेड. ये रहा पोस्ट ट्रांसलेशन. एंजाइम में है. सो रेगुलेटरी एंजाइम में, जैसे चैप्टर का नाम है रेगुलेटरी एंजाइम, जिसमें एंजाइम इनहिबिशन उसी सब के बारे में बताया जाता है. सो दीज आर सम रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल टाइप ऑफ इनहिबिशन, जैसे मॉडिफिकेशन. जनरली दिस इज मॉडिफिकेशन. जैसे फॉस्फोरिलेशन किसके ऊपर होता है? टायरोसिन, सेरीन, थ्रियोनिन एंड हिस्टीडीन. बहुत लोगों को पता नहीं है हिस्टीडीन. बैक्टीरियल 2 कंपोनेंट सिग्नलिंग. बैक्टीरियल 2 कंपोनेंट सिग्नलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. बैक्टीरियल 2 कंपोनेंट सिग्नलिंग. एडिनाइलेशन टायरोसिन में होता है. एसिटाइलेशन लाइसिन में होता है. मिरस्टेलेशन अल्फा अमीनो टर्मिनल में होता है. यूबिक्विटिनेशन लाइसिन में होता है. वेरी वेरी सुपर इंपॉर्टेंट. एटीपी राइबोसाइलेशन आर्जिनिन, ग्लूटामेट, सिस्टीन में होता है. एंड मिथाइलेशन ग्लूटामिक एसिड में होता है. इस एडिनोसिल मिथियोनिन से ये होता है, मिथाइलेशन होता है. तो ये रहा कुछ पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन. और पढ़ना चाहिए तो फॉस्फोरिलेशन कैसे काम करता है पढ़ सकते हैं. मैं रिकमेंड करूँगा ये चार्ट देख के जाइए. अगर क्वेश्चन पूछा है तो प्रोटीन बायोकेमिस्ट्री मिला जुला के क्वेश्चन बन सकता है. ध्यान रखिए क्या क्या मैंने बातें बोला. और अपार्ट फ्रॉम दैट इज़ ऑल फॉर ट्रांसलेशन पार्ट. ये खाट आपका ख़त्म हो गया. ठीक है, ट्रांसलेशन के बारे में मैंने बता दिया. अब आइए पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन हो गया. अब कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन एट ट्रांसलेशन लेवल. लैकोपेरॉन के बारे में क्या ही बताना है. लैकोपेरॉन अच्छे से देख के चले जाइए. एंड मैं कहूँगा ट्रिप्टोफेन ओपेरॉन भी देख के जाइए, क्योंकि ट्रिप्टोफेन ओपेरॉन से भी 2-4 क्वेश्चन बनते हुए देखा गया है. सो मैंने शायद यहाँ पे रखा नहीं है. हाँ रखा है यहाँ पे. एक बार देख IPTG के बारे में एक बार. TBT 2017, TBT 2018 में लैक्टोज ओपेरॉन के बारे में काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे गए थे. तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा एटलीस्ट लैक ओपेरॉन अच्छे से, अराबिनोज ओपेरॉन अच्छे से आप पढ़ के चले जाइए. ठीक है. यहाँ पे जैसे पूछा गया था व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वन ऑफ द रीजन व्हाई नॉन सबस्ट्रेट इंड्यूसर IPTG आर प्रिफर्ड ओवर सबस्ट्रेट इंड्यूसर. आइसोप्रोपाइल थायोगैलेक्टोसाइड. अब IPTG कैसे दिखने में है, अगर आपको दिखा दो कि इसका जो नॉन हाइड्रोलेबल मतलब हाइड्रोलाइसिस अगर आप करना चाहते हैं बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम से, ये नहीं हो पाता. जैसे ये आपका रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन में जाइए. बहुत अच्छा बुक है लिनिंजर, हर चीज़ आपको मिल जाएगा. तो लैक ओपेरॉन में आपको क्या पढ़ना है IPTG के बारे में. IPTG ऐसा दिखता है. सल्फर रहता है. आइसोप्रोपाइल थायोल ग्रुप मतलब सल्फर ग्रुप रहता है. इट इज़ नॉन मेटाबोलाइजेबल इंड्यूसर ऑफ लैक ओपेरॉन. मतलब बीटा गैलेक्टोसाइडेज ये बॉन्ड को सेवरल बीटा गैलेक्टो स्ट्रक्चर रिलेटेड टू आर इंड्यूसर टू द लैक ओपेरॉन बट आर नॉट सबस्ट्रेट फॉर बीटा गैलेक्टोसाइडेज. सो दैट इज द रीजन व्हाई IPTG आर यूज्ड. They directly interact with the promoter sequence. They directly interact with repressor. They directly interact with operator region. अब कैसे, पहला पॉइंट जैसे मैंने बात किया कि ये हाइड्रोलाइजेबल नहीं है. मतलब ये कॉन्स्टेंटली क्या करेगा, एन इंड्यूसर दैट कैन नॉट बी मेटेरियलाइज अलाउ रिसर्चर टू एक्सप्लोर फिजियोलॉजिकल फंक्शन. सो इंड्यूसर क्या करता है, जैसे कहाँ गया ये लैक ओपेरॉन, कहाँ मैं दिखाना चाहता हूँ आपको जो मैकेनिज्म से काम करता है. अरे ये तो यहाँ पे आ गया. तो लैक ओपेरॉन में जैसे आप जानते हैं कि इंड्यूसर ऑब्वियसली ब्लॉक कर देगा रिप्रेसर को. सो डायरेक्टली इंटरैक्ट विद रिप्रेसर एंड इंड्यूस करता है. जब
RNA pol 2 आएगा, so RNA polymerase उसको बाइंडिंग करने में मदद करता है। सो IPTG वॉज प्रिफर्ड ओवर सबस्ट्रेट इंड्यूसर, लैक्टोज यूटिलाइज हो जाता है। क्या बोल रहा हूँ मैं, लैक्टोज विल बी यूटिलाइज, सो इट विल बी नॉट दैट इफेक्टिव। अब भाई जो लॉन्ग टर्म में रहेगा उसी को हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो DBT 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर ये DBT 2017 का अच्छा IPTG बेस्ड जो क्वेश्चन था एक, दैट इज होलसम कॉन्सेप्ट, डायरेक्टली इंटरैक्ट विद द ऑपरेटर, डायरेक्टली इंटरैक्ट विद द रिप्रेसर के साथ बाइंड करके उसको इनिबिट करता है, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा गया है कि which of the following statement about IPTG and lactose is not correct, 2017-2018, IPTG is an analog of lactose, both IPTG and lactose are inducer of the lac-operon, IPTG is not metabolized while lactose is metabolized by the cell, and both IPTG and lactose need permease to for the entry into the cell। क्या ये पॉइंट सही है? अब ये पहला पॉइंट है, IPTG एन एनालॉग ऑफ लैक्टोज, both IPTG and lactose are inducer of the lac-operon, IPTG is not metabolize। ये अब चौथा ऑप्शन बिल्कुल नहीं है। IPTG ऐसे जैसे आप देखेंगे IPTG के लिए अलग से कोई परमीज ऐसे लैक परमीज ये सब नहीं चाहिए, ठीक है। सो दिस इज़ द होल पॉइंट ऑफ IPTG, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे काम करते हैं बहुत बार पूछा गया, क्योंकि एप्लीकेशन बेस्ड है ना, बहुत बार पूछा इसलिए गया है क्योंकि रूटीनली यूज़ होता है प्रोटीन एक्सप्रेशन में। सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, लैक-ओपेरॉन का ये पार्ट मैंने बता दिया आपको। अपार्ट फ्रॉम दैट और कुछ ज़्यादा देखना नहीं है इसमें, ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन का एक दो क्वेश्चन आप देख सकते हैं। उसके साथ साथ है RNA इंटरफेरेंस वाला कॉन्सेप्ट, यहाँ पे बहुत बार पूछा गया। उससे पहले मैं एक दो राइबो स्विचेस एंड रेगुलेटरी RNAs के बारे में बता देता हूँ। राइबो स्विचेस क्या करता है, राइबो स्विचेस अगर मेटाबोलाइट आप प्रोवाइड करेंगे, बेस्ड ऑन दैट ये क्या करता है, रेगुलेशन के बारे में मैं आपको दिखाऊँ। ये बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे राइबो स्विचेस का काम, रेगुलेटरी मैकेनिज्म, एक्सप्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ द जीन एक्सप्रेशन, रेगुलेटरी RNA, इसमें आपको सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। मैं रिकमेंड करूँगा एटलीस्ट आप एक बार पढ़ लीजिए। सो एप्टामर बोला जाता है, एप्टामर के ऊपर भी काम होता है DBT इंस्टीट्यूट में। एप्टामर में क्या होता है, सो इट इज़ ए बाइंडिंग प्लेटफॉर्म और ये है एक एक्सप्रेशन प्लेटफॉर्म। जैसे मैं बता रहा हूँ राइबो स्विच, जैसे सैम मेटाबोलाइट्स हैं, सैम स्मॉल एस एडिनोसिन मिथियोनिन, ये क्या होता है जब ये ऑन कंडीशन में रहता है एंड ये जब ऑफ कंडीशन में रहता है। तो आप जैसे देखिए सैम अगर बाइंड कर गया तो राइबोसोम बाइंड नहीं कर पा रहा है, सैम नहीं बाइंड कर रहा है, सो इट इज़ अ राइबो स्विच द रेगुलेट द ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन और ट्रांसलेशन इनिशिएशन। कहाँ कहाँ पे रेगुलेशन हो रहा है, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन और ट्रांसलेशन इनिशिएशन, ये दो स्टेप में ये रेगुलेट हो रहा है। और उसके साथ साथ एप्टामर का जो कॉन्सेप्ट है, ईच राइबो स्विच इज मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट, दैट इज एप्टामर एंड द एक्सप्रेशन प्लेटफॉर्म। एप्टामर एंड द एक्सप्रेशन प्लेटफॉर्म, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, दे कैन रेगुलेट एक्सप्रेशन एट द लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। ये है आपका क्या क्या स्मॉल मेटाबोलाइट बेस्ड, जैसे ये रहा क्या क्या है, B12 राइबो स्विच, कोएंजाइम राइबो स्विच, TPP राइबो स्विच, FMN, सैम, लाइसिन, गुआनिन, एडिनिन, दीज आर वेरी फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ राइबो स्विचेस। एंड उसके साथ साथ क्रिस्पर अगर पढ़ना चाहते हैं तो क्रिस्पर भी ये क्रिस्पर Cas9 कैसे काम करता है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है DBT का। जैसे आप देखेंगे DBT में क्रिस्पर के ऊपर जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज जीन एडिटिंग टूल, ऐसा कुछ एक था, mRNA तो था, स्मॉल शायद कहीं पे तो था, जीन एडिटिंग 2024 का ही क्वेश्चन है। क्रिस्पर 2023 का क्वेश्चन है। क्रिस्पर Cas टेक्नोलॉजी टिपिकली यूज फॉर जीनोम सीक्वेंसिंग, जीन एडिटिंग, DNA रेप्लिकेशन, जीन एडिटिंग। सो इस तरह का क्वेश्चन बनता है। मैं आपको RNAi वाला कंसेप्ट एक बार दिखा देता हूँ। सो हाँ, ये रहा डाइसर क्या है, RNA इंड्यूसिंग साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स, RISC कॉम्प्लेक्स, siRNA, miRNA, इनके बारे में आपको देखना पड़ेगा। RNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज कैसे काम करता है। मैं एक काम करता हूँ, इसको अलग से एक दिन ले लूँगा। रेगुलेटरी RNA बहुत सारी जगह पे इंफॉर्मेशन लैकिंग है, मैं उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा थोड़ा डिटेल में। ये सारी चीज़ें अगर आप जान के जाएंगे तो अच्छा होगा। तो RNA इंटरफेरेंस का जो कंसेप्ट है उन्होंने जैसे एराबिडोप्सिस हो गया, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया तो उसको मैं डिस्कस कर सकता हूँ कि पता है कि भाई RNA इंटरफेरेंस किस में डिस्कवर किया गया था। सो RNA इंटरफेरेंस जनरली C एलिगेंस में, RNAi वाज डिस्कवर्ड इन C एलिगेंस। अगर आप शायद यहाँ पे थॉमस चेक नोबेल प्राइज़ भी मिला था, एक बार यहाँ पे अगर अच्छे से दिया है तो एक बार दिखा सकता हूँ मैं आपको। ये है RNA इंटरफेरेंस, तो यूकैरियोट में आ गए हम, हिस्टोन एडिशनल कॉम्प्लेक्स,
siRNA mRNA का जो कॉन्सेप्ट है, हाँ ये रहा। पोस्ट ट्रांसलेशन जीन साइलेंसिंग इज मीडिएटेड बाय आरएनए इंटरफेरेंस। मेलो एंड फायर इन दोनों को मिला है किन के ऊपर काम करके, सी एलिगेंस के ऊपर काम करके। दे हैव वर्कड ऑन नीमाटोड के ऊपर काम करके इन लोगों को मिला है जीन साइलेंसिंग कैसे काम करता है। और मैं अगर कहूँ इसमें डिटेल उतना नहीं है, ये पढ़ सकते हैं siRNA और ये काम कैसे करता है, आरएनए इंटरफेरेंस बोला जाता है। सबसे डिटेल में यहाँ पे ही है सबसे ज़्यादा। मैं एक काम करूँगा, मैं वीडियो एक अलग से बता दूँगा। बहुत ओवरव्यू ही पूछा जाता है। आरएनए वाज डिस्कवर्ड इन 2024 का ही क्वेश्चन है। और उसके साथ साथ बायोजेनेसिस के भी ऊपर क्वेश्चन पूछ लेता है, mRNA siRNA। जैसे siRNA इज कॉमनली यूज्ड RNA टूल दैट कॉज डिलीशन ऑफ द प्रोटीन एनकोडिंग जीन, परमानेंट साइलेंसिंग ऑफ द प्रोटीन कोडिंग जीन, शॉर्ट टर्म साइलेंसिंग ऑफ द प्रोटीन कोडिंग जीन। तो siRNA का काम क्या है? तो siRNA स्मॉल इंटरफेयरिंग RNA एंड mRNA इज माइक्रो RNA। सो अगर आप देखें कि क्या कैसे कैसे काम करता है, सो एक होता है कि कम्प्लीटली जैसे ये siRNA कॉम्प्लेक्स है, siRNA कॉम्प्लेक्स यहाँ पे और डिटेल में शायद नहीं है और नीचे है डाइसर कैसे काम करता है, साइलेंसर ये कैसे काम करता है। तो इस तरह का क्वेश्चन एक बार आप थोड़ा टाइम मुझे दीजिए, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा अलग वीडियो में। तब तक के लिए आप पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पे पढ़ सकते हैं mRNA siRNA कैसे काम करता है। दैट इज़ ऑल। ये जैसे एम्प्लीफिकेशन कहते हैं, डाइसर का क्या काम है, इस सब से क्वेश्चन पूछता है। डाइसर का क्या रोल है, mRNA कैसे जनरेट होता है, और RNase कैसे काम करता है, प्रेजेंट इन नीमाटोड, फ्रूट फ्लाइज, प्लांट एंड मैमल। ऑब्वियसली लार्ज प्री RNA से बनता है। इनहिबिट ट्रांसलेशन बाय बाइंडिंग टू 3' UTR ऑफ mRNA। इस तरह का क्वेश्चन एक दो बनते हुए देखा है, तो इसलिए मैंने रखा है। कॉन्सेप्ट ऑफ RNA, राइबोस्विच मैंने बता दिया, RNA इंटरफेरेंस कैसे काम करता है एक बार देख लीजिए। यूकैरियोटिक जीन रेगुलेशन, एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशन, ये जो पोर्शन है मैं आपको बताऊंगा। ये चार्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि मॉडिफिकेशन कैसे होता है। यहाँ पे जैसे ध्यान रखना पड़ेगा कि मॉडिफिकेशन कैसे होता है, हिस्टोन मिथाइलेज, डी मिथाइलेज, एक दो एग्जाम्पल छोटा मोटा आप ध्यान रख सकते हैं। जैसे ये यहाँ पे हिस्टोन के बारे में अगर देखिए, हाँ कोर हिस्टोन, लिंकर हिस्टोन, पैच डोमेन, ट्यू डॉट डोमेन, ये सब CSR लेवल क्वेश्चन है, पर मैं रिकमेंड नहीं करूँगा उतना, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो जाएगा, कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ यहाँ पे देखिए, तो ये जैसे ATP डिपेंडेंट न्यूक्लियोसोम कॉम्प्लेक्सेस होता है, जैसे HWI SNF कॉम्प्लेक्स, ब्रोमो डोमेन के साथ हिस्टोन बाइंडिंग डोमेन, ये सारे जो कॉम्प्लेक्स हैं ये ध्यान रखिएगा। एक बार नेम देख लेंगे तो मोर देन इनफ। उसके साथ साथ ये जो एंजाइम्स हैं, शायद ये SUV39 SET1, दिस आर हिस्टोन बाइंडिंग डोमेन, किसके साथ क्या काम करता है, कौन कौन सा मॉडिफाइंग एंजाइम है, हिस्टोन डी एसिटाइलेज, हिस्टोन एसिटाइल ट्रांसफरेज का एक दो बस नाम ध्यान रखना है। मिथाइल ट्रांसफरेज का क्या क्या नाम है, डी मिथाइलेज का क्या क्या नाम है, ये आप ध्यान रखेंगे, आपका काम बन जाएगा। तो पेज नंबर आप नोट डाउन कर लीजिए, पेज नंबर है 248 चैप्टर 8, दैट इज़ ऑल फॉर हिस्टोन मिथाइलेशन, डी मिथाइलेशन। और आपको अगर चार्ट में दिखाना चाहूँगा, यहाँ से लिलिंजर में जो दिखा आपको अभी, दैट इज़ ऑल्सो क्वाइट क्रूशियल। इनहेंसर, ये सब कैसे काम करता है। हिस्टोन ये रहा, सम एंजाइम कॉम्प्लेक्स कैटलाइजिंग क्रोमेटिन स्ट्रक्चरल चेंजेस एसोसिएटेड विद ट्रांसक्रिप्शन। सो ये SWI SNF कॉम्प्लेक्स, हिस्टोन मूवमेंट रिक्वायरमेंट दैट रिक्वायर ATP, जो जिसको ATP नहीं चाहिए। सो ये भी एक चार्ट इंपॉर्टेंट है। मैं नहीं रिकमेंड करूँगा कि बहुत सारी चीज़ें याद करके जाइए, आप थोड़ा एडवांस होता है, अभी रिसेंट एग्जाम्पल्स में आपको देखने को मिलेगा। तो दैट इज़ ऑल फॉर योर हिस्टोन मॉडिफिकेशन। बहुत सारा क्वेश्चन नहीं देखा मुझे, दैट इज़ फाइन। इसके बाद लास्ट पोर्शन है मॉलिकुलर टेक्निक, सैंगर सीक्वेंसिंग, जैसे कि मैं बता रहा हूँ, मैंने देखा अभी बहुत सारे क्वेश्चन, मैं आपको ये करा देता हूँ। PCR एंड इट्स टाइप, इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी सेक्टर से DNA फ्रूट प्रिंटिंग, क्रोमेटिन इन्वेंटर प्रेसिपिटेशन, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ जीनोमिक्स। ये जो टेक्निक के बारे में मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे भी मिल जाएंगे। जैसे टेक्निक्स रिलेटेड टू मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, वन ऑफ द फेवरेट चैप्टर है मेरा इस बुक का। जैसे बहुत सारी चीज़ें मैंने गेट के वीडियो में भी हाईलाइट किया है, काइंडली एक बार देख लीजिए वहाँ से। जैसे पालफिल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्यों करते हैं हम, लार्ज जीनोमिक फ्रैगमेंट को आइसोलेट करने के लिए, मैंने हाईलाइट किया है। एक बार फिर से जाके वो वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पे भी पेज नंबर 149 यहाँ से उसे पढ़ सकते हैं।
अपार्ट फ्रॉम दैट जैसे इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी शिफ्ट ऐसे और क्या क्या है, जैसे एम्सा मैंने बोला, और डीएनए फुटप्रिंटिंग ऐसे, ये सब अगर आप यहाँ से देखना चाहते हैं बहुत अच्छे से यहाँ पे हाईलाइट करके किया गया है, नीचे ही आपको मिल जाएगा। जीनोमिक्स वाला पोर्शन भी मैं रिकमेंड करूँगा आप यहाँ से पढ़ लीजिए एक बार, दैट विल बी ईजी फॉर यू टू विजुअलाइज। बहुत से डायग्राम्स भी हैं। सो मास पे कैसे करता है सेपरेशन, जैसे यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया था ना, इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी बाइंडिंग इज अल्टर्ड बाय प्रोटीन बाइंडिंग। तो प्रोटीन बाइंड किया है कि नहीं कैसे पता चलेगा, दैट बैंड और जेल शिफ्ट ऐसे बोला जाता है, जब वो प्रोटीन डीएनए कॉम्प्लेक्स बनाता है कैसे पता चलेगा, इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है। उसके साथ साथ डीएनए इज फुट प्रिंटिंग ऐसे बोला जाता है। सो डीएनए बाउंड प्रोटीन प्रोटेक्ट डीएनए फ्रॉम न्यूक्लियस एंड केमिकल मॉडिफिकेशन। सो इसको केमिकल फुट प्रिंटिंग ऐसे बोला जाता है। अब एक उसके साथ साथ ये जो मैंने आप यहाँ पे लिखा है सैंगर सीक्वेंसिंग से जो रिलेटेड क्वेश्चन है, मैं एक दो दिखा देता हूँ आपको। उससे पहले देखिए क्लेनोफ्रैगमेंट मैंने अभी डिस्कस किया था, पहला वीडियो आप अगर देखें, क्लेनोफ्रैगमेंट में क्या नहीं है, मतलब डीएनए पॉलीमरेज में क्या है, दैट इज 5' to 3' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। मेथड्स इन बायोलॉजी आप चिल्लाएंगे कि भाई यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया, सब बेसिक कॉन्सेप्ट से ये घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जाता है। सैंगर सीक्वेंसिंग बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, जैसे देखिए डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन इन विट्रो कैसे करेंगे, डीएनए इज फुट प्रिंटिंग ऐसे एज इट इज़ क्वेश्चन पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ऐसे जैसे क्रिस्पर कैस के ऊपर मैंने बात कर लिया अभी ऑलरेडी। अब यहाँ पे जो ध्यान रखना है कि जैसे सैंगर सीक्वेंसिंग कैसे डिटरमाइन करना है, पेज नंबर जाएंगे लेलिंजर, पेज नंबर जाएंगे डीएनए स्ट्रक्चर एंड मेटाबॉलिज्म, न्यूक्लियोटाइड, यहाँ पे जाएंगे हम सीक्वेंसिंग में। सैंगर सीक्वेंसिंग कैसे काम करते हैं सभी लोग जानते हैं कि एक नॉन हाइड्रोलाइजेबल डीएनटीपीज हैं, हम क्या करेंगे उसमें डीडीएटीपी डाल देंगे। जैसे यहाँ पे सैंगर सीक्वेंसिंग थोड़ा देखिए ये रहा, बस आपको बस उससे ज़्यादा कुछ करना है नहीं। जैसे एनालॉग डीडीएनटीपी एनालॉग जो नॉन हाइड्रोलाइजेबल हो, जैसे डीएटीपी के साथ हम डाल दें डीसीटीपी, डीजीटीपी, डीएटीपी, डीटीटीपी, ये टेम्पलेट हैं, ध्यान रख कीजिए। मैं टेम्पलेट और उसका जानकारी लेना पड़ेगा ना भाई, टेम्पलेट क्या था। ये जो सीक्वेंस आएगा वो कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड का है, कैसे पढ़ना पड़ेगा, ऊपर से नीचे तक, ए उसके बाद जी, उसके बाद देखिए टी, उसके बाद आया टी, सी, जी, ए, ये देखिए उसके पैरा कॉरस्पॉन्डिंग जी, उसके कॉरस्पॉन्डिंग सी। सो ये 3' to 5' डायरेक्शन में है। सीक्वेंस कैसे पढ़ेंगे, 3' to 5' डायरेक्शन में इस तरफ आएगा। तो ये जो पहला जो आपका न्यूक्लियोटाइड आएगा दैट विल बी ऑफ 3' एंड। कैसे पता चला, ये देखिए कॉम्प्लीमेंटरिटी। जैसे आप अगर सीक्वेंस देखेंगे, ये जैसे देखिए जी, ये रहा, ये ना, ये आपका है 5' to 3', ये ना सॉरी, ये है 3' to 5', तो उसका उल्टा होगा 5' to 3', तो सी के उल्टा जी आएगा। अब क्वेश्चन जैसे बनता है आपको ये पूछा जा सकता है कि भाई टेम्पलेट स्टैंड का सीक्वेंस क्या है, जैसे डीबीटी में पूछा गया था। यहाँ पे जैसे देखिए यहाँ पे पूछा गया था कि सीक्वेंस ऑफ द डीएनए, और यहाँ पे पूछा गया था ये फ्रैगमेंट निकला, टेम्पलेट सीक्वेंस बताओ। दोनों अलग अलग चीज़ हैं, दोनों अलग अलग क्यों चीज़ हैं। पहला आप ये जो कॉम्प्लीमेंट्रिटी स्टैंड है उसका पहले आप निकालेंगे कैसे। ये जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया था बताओ कि सीक्वेंस कैसा आएगा। आप देख सकते हैं ये 3' एंड होगा, ये 5' एंड होगा। जब भी आप करना चालू करें ये नीचे से इस तरफ से आ जाइए, तो सी, उसके बाद टी, उसके बाद ए, उसके बाद ए, उसके बाद डी। जैसे देखिए सी 3' एंड से देखिए, ये शायद थोड़ा बहुत गलती हुआ होगा, ये शायद एक बार देखना पड़ेगा। अच्छा 3' एंड से सी, उसके बाद टी, उसके बाद ए जी, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। सो दिस विल बी फ्रॉम योर 3' एंड। सो ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट। ऐसे और भी ऐसे क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई बताओ सैंगर सीक्वेंस एक्सपेरिमेंट आर एज फॉलोज, इसका टेम्पलेट सीक्वेंस क्या होगा। तो मैं क्या करूँगा, फट से टिक कर दूंगा कि जैसे देखो ATCAC होगा ऐसे। अब ये 3' एंड है ना, अब इसका कॉम्प्लीमेंट्री आपको ढूंढना पड़ेगा, तभी आप निकाल पाएंगे। तो जैसे GAATTA और फाइनल GAATTATCAC ये निकला ना। अब इसका आपको बोला है टेम्पलेट स्टैंड, ये तो आपका कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड है, तो टेम्पलेट स्टैंड क्या होगा, जी के उल्टा सी, ए के उल्टा TTTAT, ये वाला सीक्वेंस आपका करेक्ट हो जाएगा। सो सैंगर सीक्वेंसिंग में ध्यान रखना पड़ेगा, इस तरह का अगर चार्ट पूछे तो ये कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड ऊपर में 3' रहेगा, नीचे 5' रहेगा, और अगर आप टेम्पलेट का ढूंढना चाहते हैं तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री लेना पड़ेगा। बस 2 पॉइंट,
इससे ज़्यादा आपको कुछ करना नहीं है। अगर कॉन्सेप्ट पूछे, आप सभी लोग जानते हैं कि ऐसा एक ये होगा कि बीच में रुक जाए, हम जैसे देख सकते हैं दिस आर द एनालॉग जो रुक जाएगा, जैसे DCTP अगर है सो इट विल बी यहाँ पे जैसे देखिए अटैच नहीं हो पाएगा, इसमें OH नहीं है, तो दिस इज GDNTP एनालॉग। सो ये पार्ट था मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का पार्ट। और PCR में जैसे पूछा गया प्राइमर्स बनाने का, सो 5 प्राइम टू 3 प्राइम में अगर है सो अब अगर फॉरवर्ड प्राइमर बाइंड करेगा तो इसका फॉरवर्ड यहाँ पे बनेगा और इसका ये रिवर्स यहाँ पे बनेगा ऐसे। सो इसका कॉम्प्लीमेंट्री लगा दीजिए। इसका बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइमर्स विल यूज टू एम्पलीफाई DNA सीक्वेंस फ्रॉम द गिवन विलो। सो PCR प्राइमर के ऊपर मैंने इसलिए लिखा है कि PCR एंड टाइप्स ऑफ PCR आप पढ़ के जाइए, यहाँ पे मैं हाईलाइट नहीं कर रहा हूँ, अगर पूछ ले थोड़ा बहुत। फिंगरप्रिंटिंग एक बार देख लीजिए, सेंगर सीक्वेंसिंग तो आपने पढ़ लिया है, सेंगर सीक्वेंसिंग के बेस्ट क्वेश्चन भी मैंने करा दिया है। DNA फिंगरप्रिंटिंग में एक दो जैसे यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि बताओ भाई कि DNA फिंगरप्रिंटिंग में क्या वेरियल नंबर टेंडेंट रिपीट VNTR कैसे काम करता है। DNA फिंगरप्रिंटिंग इज बेस्ड ऑन, यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा, इट इज़ बेस्ड ऑन वेरिएबल नंबर टेंडेंट रिपीट VNTR, इसके ऊपर बेस्ड होता है। दैट्स ऑल फॉर दिस मेथड्स इन बायोलॉजी वाला पोर्सन। इससे ज़्यादा आपको कुछ करना नहीं है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसके साथ अटैच हैं, आप एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का 2 पार्ट में मैंने ख़त्म कर दिया है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, दोनों को अच्छे से देखिए, इससे ज़्यादा बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा और करने की ज़रूरत भी नहीं है। सो तब तक के लिए बने रहिए अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से मुलाकात होगी। थैंक यू।